हम पढ़ेंगे स्रोत शारीर। इसमें सबसे पहले हमें इसकी निरुक्ति आनी बहुत ज़रूरी है। इसके टाइप्स, इसके नंबर ऑफ द स्रोतस कितने होते हैं और इसके टाइप्स, एंड हमें ये भी पता होना चाहिए कि दुष्टि और हेतु ये हमें सेकंड प्रॉफ्ट में भी काम आते हैं, तो बच्चों के पेपर आने वाले इसलिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको स्रोतस में डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन यानी कि सबसे पहले आपको निरुक्ति आनी चाहिए। तो स्रोतस क्या होता है? स्रोतस मतलब होता है स्त्रविणात स्त्रोतांसी। याद रखना, ये चैप्टर आपको सेकेंड ईयर में भी आएगा और आपको अगर फर्स्ट ईयर में ही अच्छे से कर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो डेफिनेशन में हमेशा याद रखना स्त्रोतस क्या होता है, स्त्रवणात स्त्रोतांसी। पूछे या ना पूछे आपको ये लिखना है। इसका रेफरेंस 100% याद कर लेना। सुश्रुत शारीर स्थान 9 ने सुश्रुत ने शारीर स्थान में 9वें अध्याय में स्त्रोतस का वर्णन किया है और उस अध्याय का नाम क्या है, धमनी शारीर। क्यों? क्योंकि इसमें स्त्रोतस का वर्णन है, ये याद कर लेना। चरक ने कहाँ पे वर्णन किया है? चरक ने विमान स्थान स्त्रोतो विमनीय अध्याय में यानी कि 5वें अध्याय में इसका वर्णन किया है। तो सुश्रुत ने, आप ऐसे देख सकते हो, देखो ये 9 बना है, तो सुश्रुत ने कहाँ वर्णन किया है? 9वें अध्याय में। और चरक ने कहाँ वर्णन किया है? 5वें अध्याय में। इसका एग्जाम्पल भी लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कैसा है। अगर आप एग्जाम में ये उदाहरण लिख के आते हो और उसमें ये मटका बनाते हो और आप लिखते हो ऐसे एरो बनाने के बाद कि चरक ने बताया है कि अगर घड़े से ऊजिंग आउट होती है, पानी रिसता है, उसी प्रकार स्त्रोतस में भी क्या होती है, कैपिलरी से ऊजिंग आउट होती है, उसको बोलते हैं हम स्त्रोतस। तो स्त्रोतस मतलब होता है जिस कैपिलरी के थ्रू हमारा रिसना होता है, ऊजिंग आउट होती है ब्लड की, उसको हम स्त्रोतस बोलते हैं। निरुक्ति और डेफिनेशन एग्जाम्पल के बाद आपको हमेशा संख्या लिखनी है। संख्या हमेशा याद रखना। चरक ने कितनी कही है? 13 कही है, और सुश्रुत ने अलग कही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन चरक से आप याद रख सकते हो 13। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको लिखना ही है, एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन 10 नंबर में आया है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, और 5 नंबर में आया है तो आप निरुक्ति और डेफिनेशन का एग्जाम्पल और आप ये लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये स्त्रोतस का श्लोक है। स्त्रोतांसी खलु परिणामम आपद्यमानानाम धातूनाम अविवाहिनी भवन्ति आयनार्थिन। चरक ने शारीर स्थान 5 में कहा है। उसके साथ ये वाला श्लोक भी आपको याद करना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मूलात खादंतर देहे प्रसृतम तो भी वाही यत स्त्रोतदति विज्ञेयम शिराधमनी वर्जितम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों श्लोक, तो आपको मोखाद याद होना ही चाहिए। सुश्रुत ने 9वें में कहा है। हम बात करेंगे अब स्त्रोतस के स्वरूप के बारे में। हमने डेफिनेशन देख ली, निरुक्ति देख ली, उसके एग्जाम्पल देख लिया, और हमने इसकी संख्या भी देख ली। चरक ने कितनी कही है? 13। और हमने उसके 2 श्लोक भी देख लिए जो कि इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये स्वरूप याद रखना कि इसका श्लोक भी याद रखना है, आपको सेकेंड ईयर में काम आएगा, आप हमेशा याद रखना। स्वधातु संवर्णानी व्रत स्थूल अन्य ऋणी चा, एक लाइन भी कर लो, बहुत है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको उत्पत्ति तो याद करना ही है कि पंचभौतिक में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? आकाश महाभूत। उत्पत्ति जो है वो आकाश महाभूत से हुई है, और ये जो है वो है मतलब खाली खोखले। आकाश महाभूत मतलब होता है स्पेस। तो अगर आपसे पूछे कि स्त्रोतस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो आप बोलोगे आकाश महाभूत। इसके पर्याय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चरक के अनुसार कहे गए हैं। स्त्रोतांसी, सिरा, धमनी, रसायन, रसायनिक, कुष्ठ, मार्ग, कंठ, ये बहुत सारे जो है वो कहे, ये आपको याद रखना ही है। साथ में ये भी याद रखना है कि सुश्रुत ने सिरा और धमनी को नहीं माना है। बताने वाली थी कि ये जो संख्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरक ने हमारे कितने माने हैं? 13 माने हैं। यानी कि दोष होते हैं हमारे 3, धातु होते हैं 7 और मल होते हैं 3। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये चरक ने माने हैं। तो चरक ने हमने देखा कि 13 बताए हैं हमारे स्त्रोतस की संख्या, और सुश्रुत ने कितनी बताई है? 11 जोड़ी, या फिर कह सकते हो योगवाही जोड़ी बताई है। तो चरक की संख्या असंख्य, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार मैं आपको क्लियर करके अगले उसमें बताऊंगी। ये फिलहाल शॉर्ट वीडियोस है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मुझे बताना, ठीक है। ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो आप पढ़ सकते हो। आप इस तरीके से आप एग्जाम में पॉइंट लिख के ही आना। भले ही आपको अगर सुश्रुत नहीं आया तो चरक लिख के आना, लेकिन ये संख्या वाली जो हेडिंग है ना, ये संख्या, इस तरीके से ये पॉइंट जरूर लिख के आना, तब जाके आपको जो है वो एग्जाम में आप लिख पाओगे कम टाइम में।
फिर बागभट्ट ने भी हमें भेद बताए हैं, अभिमुख और अंतर्मुख, इस प्रकार से। ये आपको याद करना है, ये MCQ आता है, मैंने देखा है एग्जाम में कि स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा मानी है, पुरुषों में 9 है और स्त्रियों में 12 है अकॉर्डिंग टू बागभट्ट। ये स्त्रोतस याद रखना है। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट, संख्या तो आती ही आती है, याद करना ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपको बताती हूँ कि चरक के अनुसार 13 कौन कौन से होते हैं, तो वो नाम याद रखना। सबसे पहले आता है प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, और फिर ये पूरे वही होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मूत्र, पुरी, श्वेत। ये याद रखना, ये 13 होगा चरक के अकॉर्डिंग। और ये सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं? 11। मैंने आपको बताए थे ना, 11 जोड़ी बोला जाता है या फिर युगवाही जोड़ी बोला जाता है। तो प्राण आ जाता है, इसमें अन्न आता है, उदक आता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि नहीं आएगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसी से कि इसमें क्या क्या नहीं माना, तो मैंने आपको बताया था ना, तो ये वही चीज़ है। तो अस्थि नहीं माना है, मज्जा भी नहीं माना है, अस्थि मज्जा नहीं माना है, शुक्र माना है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र माना है। और आर्तव वह इसमें एक्स्ट्रा है जो कि सुश्रुत ने माना है और हमारे चरक ने नहीं माना, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या क्या नहीं माने? सुश्रुत ने स्वेद नहीं माना, अस्थि और मज्जा नहीं माना, ये अलग से मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद आता है, इस तरीके से आप टेबल बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जल्दी याद करना है और कम टाइम है तो इस हिसाब से आप टेबल बना करके जल्दी जल्दी याद कर सकते हो। स्त्रोतस के नाम लिख लो, यहाँ पे चरक ने कौन कौन से मूल माने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही 100% आते हैं, कुछ भी कर लो भाई, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये कोशिश करना कि आप याद कर पाओ। और दुष्टि लक्षण और विद्ध लक्षण में आप एक दो पॉइंट याद कर लेना। इसी प्रकार से आप सबके लिख सकते हो। देखो ये मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है और आप ये लिख सकते हो। अगर उस हिसाब से आपको याद ना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रस्व स्त्रोतस के मूल स्थान, इसके दोनों साइड कॉलम बनाना है, चरक ने क्या बोला, सुश्रुत ने क्या बोला। और फिर आप लिख सकते हो उसके दुष्टि कारण, मतलब ज्यादा कम क्या है अकॉर्डिंग टू चरक, और लक्षण लिखना है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। इस हिसाब से आप रक्त के भी लिख सकते हो, मांस के भी लिख सकते हो, आप ऐसे याद कर लेना। भाई स्त्रोतस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रही हूँ वो याद कर ही लेना एनी हाउ, पेपर में बिना उसे याद करके मत जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते ही हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ स्त्रोतस के विद्ध लक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर में तो आते ही है, इसलिए आप अभी से याद कर लोगे तो सेकंड ईयर में भी काम आ जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं भी याद करा सकती हूँ, अगर आपको लगे तो मुझे बताना, वरना आप इस हिसाब से मैं आपको पॉइंट बताती जा रही हूँ, आप पॉइंट के हिसाब से इसको कवर कर लेना सारी चीज़ें, ठीक है। तो विद्ध लक्षण हर एक के नाम लिख लेना और उसके आगे इस तरह प्रकार से उनके एक दो भी याद कर लो तो बहुत है, ताकि आपको याद रहे। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें डैश करके श्लोक आ सकता है और उसमें पूछ सकता है कि स्त्रोतस कौन सा वाला आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे आप सारे कवर कर लेना, ठीक है। जो मैंने भेज दिया है आप लिख भी सकते हो देख करके, लाइक ये रहा। अब आता है दुष्टि हेतु दुष्टि लक्षण, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, ये वही है। मैंने इसमें श्लोक के फॉर्म में लिखा है, याद नहीं होते, मुझे पता है, मैं भी बहुत टाइम से याद करती रही, 1-1.5 साल लग गया तब जाके याद हुआ। लेकिन आप अगर पेपर देने जा रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा याद कर लो कि इसमें धातुक्षय होता है, वेग विधारण होता है, बस। इसमें दुष्टि लक्षण में अतिसृष्टम होता है, एक दो याद कर लोगे ताकि आपको नंबर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हो। बाकी की मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इस प्रकार से, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो। और ये रहे वो, ठीक है। और आगे के ये रहा मज्जा का, शुक्र का, मूत्र का, पुरुष का और स्वेद का, इस प्रकार से लिख लेना। ये अस्थि वह के हैं और ये मूल ये उसके हैं, मूत्र, स्वेद और पुरुष के विद्ध लक्षण, ठीक है। याद होना ही चाहिए, एक दो वर्ड तो याद कर लेना। तो ये रहा मेरा आज का, और इस तरीके से मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करना ही होगा। तो मैंने आपको ये सब इसलिए बताया है ताकि आप कवर कर सको कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है। तो ये सब मैंने आपको बता दिए, दुष्टि हेतु, दुष्टि लक्षण और विद्ध लक्षण और उसके मूल स्थान, ये सब आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप वो चीज़ें कवर नहीं कर पाओगे। तो ये सेकेंड ईयर में भी काम आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मुझे बताना, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।